गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डीआई का आप लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं। डीआई का ये लास्ट क्लास है, आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम बैंकिंग स्पेशल, ये क्लास कंटिन्यू बैंकिंग स्पेशल ही है और इसमें हम बैंकिंग के मेंस लेवल का सवाल लेने वाले हैं, जो कि लास्ट क्लास में भी आपने देखा था। लेवल आपका फिर से थोड़ा सा बढ़ेगा और क्वेश्चन का लेवल एकदम एक्सट्रीम पे आ गया हूँ। जो भी सवाल मैं सेलेक्ट किया हूँ वो एकदम लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे, मतलब जो 19 में एग्ज़ाम हुए हैं, जो उसके पहले 18 में एग्जाम हुए, इसी टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो मेंस लेवल के हैं। देखिए, डीआई के बारे में थोड़ी सी बात एक दो लाइन आपसे करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि बैंकिंग का जो डीआई होता है और जो नॉर्मल अदर्स एग्जाम्स के जो डीआई होते हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। आपने देखा होगा कि डीआई जो नॉर्मल क्लास मैंने डीआई का दिया था उसमें लगभग 10 क्लास थे, और जो बैंकिंग का डीआई है इसमें आपको सिर्फ 4 क्लास मिले हैं। ये 4 क्लास सिर्फ बैंकिंग का नहीं है, ये 4 क्लास सिर्फ बैंकिंग के प्रीवियस ईयर का है। और जो पहले थे वहाँ पे आपको बेसिक मिला था और एसएससी का सवाल मिला था, रेलवे का सवाल मिला था। तो आप ये नहीं कीजिए कि ये 4 क्लास बैंकिंग का देख के आप पूरा समझ लेंगे अच्छे से, नहीं। आपको सारे क्लास देखना होगा और उसके साथ बैंकिंग का वीडियो देखना होगा। ये जो डीआई का क्लास चल रहा है, जो लास्ट क्लास है, ये जो 4 सीरीज चला है डीआई का, इन सबको मिलाकर आपका बैंकिंग का डीआई स्ट्रांग होगा। सिर्फ ये 4 क्लास से नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, सारे वीडियोज को देखने हैं। देखिए, आज के क्लास का जो पहला सवाल है वो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। सवाल को देखिए और इसके बाद हम मिलकर इसको सोल्व करने वाले हैं। सवाल आप एक साथ पढ़िए। सवाल आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेबल आपके सामने है। टेबल में जो डेटा है वो काफ़ी डिफरेंट है। आपके सामने जो सवाल है वो भी कुछ अलग कह रहा है। इस तरह का सवाल आपने एसएससी का जब क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पे आपको दिखा था। एसएससी का जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, उसमें भी इस तरह का सवाल आया हुआ है। ये टाइम एंड वर्क के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे डीआई बनाया गया। मतलब अगर टाइम एंड वर्क का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये सवाल आपको दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा। इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ये 2 तरह का कंडीशन पे बात कर रहा है। ए बी सी 3 क्या है? 3 टाइप का प्रोजेक्ट है, ए बी सी। अब ये डेटा जो कह रहा है कि ये पीपुल लिखा हूं, श्रमिकों की संख्या है, ये मतलब नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ मैन है, जो कहिए आप, या फिर कहते हैं जब इतना आदमी इतना दिन में काम करता है वो ये आदमी की संख्या है। सवाल डेटा के अनुसार ये हो गया इंफॉर्मेशन कि जो प्रोजेक्ट ए है इस पे जब बात की जा रही है तो ए प्रोजेक्ट का जो काम है वो अगर 88 दिन चलता है तो 100 लोग काम करते हैं, या फिर 100 लोग काम करते हैं तो 88 दिन चलेगा काम। इस तरीके से प्रोजेक्ट एक कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? केस 1 की बात हुई। अगर केस 2 की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सेकेंड पे बात करते हैं तो सेकेंड का कहना है कि आपको अगर x + 8 डेज आप लेंगे तो आपको सिर्फ 66 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट ए का काम है, मतलब ये काम यहाँ से और यहाँ से जो भी काम होगा दोनों काम बराबर है। बी के लिए भी इसी तरीके से, अगर बी 22 आदमी काम करते हैं बी प्रोजेक्ट पे तो 22 - 1 दिन काम करना पड़ेगा, या फिर अगर 22 + 6 आदमी काम करते हैं तो 22 - 6 दिन काम करना पड़ेगा। उसी तरह से सी के बारे में बात कही गई है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि टाइम एंड वर्क में करना क्या होता है। आप देखिए कि अगर 10 लोग काम करते हैं, नॉर्मल चीज़ बात कर रहा हूँ, अगर 10 लोग काम करते हैं, एम फॉर मेन 10 आदमी काम करते हैं तो कोई काम कितना दिन होता है? तो कहिएगा सर 12 दिन में कोई काम कंप्लीट हो जाता है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई काम की बात कर रहे हैं कि अगर वो 10 आदमी करते हैं तो 12 दिन में ख़त्म होता है। तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आदमियों की संख्या आधा कर देंगे, मात्र 5 दिन काम करेंगे, तो इसका मतलब अब 5 दिन काम करेंगे तो काम भी तो आधा ही होगा। 5 आदमी काम करेंगे और 12 दिन ही काम किए। 10 आदमी काम किए, 12 दिन काम किए, पूरा काम खत्म हो गया। अगर आदमी की संख्या आधा कर देंगे, दिन उतना ही रहेगा तो काम भी आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब आधा काम होगा 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में होगा? 12 × 2 24 दिन में। अच्छा, इसको 5 से भाग कर दीजिए, मतलब अगर 2 ही आदमी लगाएंगे तो फिर आप कहेंगे सर 2 आदमी लगाएंगे तो काम कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, क्योंकि हम आदमी की संख्या 1/5 कर दिए तो काम भी 1/5 ही होगा। कब? जब 12 दिन काम होगा। पूरा काम करना तो 1/5 काम होता है 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 60 दिन में। इन सारे जगह को आप जब नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा आदमियों की संख्या और दिन की संख्या, आदमियों की संख्या और दिन की संख्या, आदमियों की संख्या और दिन की संख्या का गुणनफल हर जगह बराबर है। इसी को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क किसको मानते हैं? m × d को। इसीलिए आप कहीं पे जाकर फॉर्मूला पढ़ते हैं m1 d1 = m2 d2। ये क्या होता है? एक ही काम के बारे में बात होती है। तो आप आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन की संख्या घटेगी, और जितना गुना से बढ़ाएंगे उतना गुना से घटेगी। ऐसा नहीं कि 5 आदमी की संख्या बढ़ा दिए तो 5 दिन घट जाएगा, नहीं। 5 गुना आदमी की संख्या बढ़ाएंगे
तो दिन 5 गुना से कम हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हम इस सवाल में लगाने वाले हैं जहां भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हम आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। क्या कह रहा है यदि टीम P, कोई एक टीम है जिसका नाम है P, कोई एक टीम है जिसका नाम है P, ये कोई टीम है, हमें नहीं पता क्या है ये, एक टीम है जिसमें कुछ लोग होंगे। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर 0.5Z इंटू 2M, इतना वर्कर्स हैं उस टीम में। अब आपसे बात कर रहा है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय टीम P टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट C। अगर C प्रोजेक्ट पे टीम P को लगाया जाता है, C प्रोजेक्ट पे टीम P को लगाया जाता है तो कितना दिन लगेगा? इतने लोग अगर काम करेंगे तो काम खत्म होने में। टोटल इतने लोगों को काम करना है किस प्रोजेक्ट पे? C प्रोजेक्ट पे। तो कितना दिन लगेगा काम खत्म करने में इतने लोगों को? तो आप बताइए C प्रोजेक्ट पे अगर आप Z स्क्वायर वर्कर को लगाते हैं तो 75 दिन काम चलता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब कितना टोटल वर्क हो गया? तो Z स्क्वायर गुना 75। या फिर दूसरे केस में आते हैं तो कहेंगे सर अगर M स्क्वायर हम आदमी को लगाते हैं तो हमको 108 दिन चाहिए होगा काम करने के लिए, और ये टोटल काम हमने मान लिया और ये भी हमारा टोटल काम था। दोनों एक ही काम की बात हो रही है। कौन सी काम? C की बात हो रही है। तो दोनों को हम बराबर करेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो Z की संख्या है, जो Z की संख्या, जो M की संख्या, उसका रिश्ता पता चल जाएगा। तो आप देखिए कि Z जो है, Z को बात करेंगे, यहाँ 3 से इसको काट दे रहे हैं तो 25 आ गया, 3 से इसको काट कर दे रहे हैं 36 आ गया। रूट ले लेते हैं दोनों साइड तो हम कहेंगे 5Z बराबर 6M, 36 का रूट 6 और M स्क्वायर का M, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.2M। मतलब अब आप कहेंगे कि Z बराबर आ गया कितना? 1.2M। Z की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? M 2 बार आ जाएगा, उसको मैंने M स्क्वायर लिख दिया है। Z की वैल्यू कितनी है? 1.2M, तो 1.2M इसके साथ लिख दिया है। तो हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया कि इतने लोग काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। आप मुझे बताइए, इसको अगर सोल्व कीजिए करेंगे थोड़ा सा तो ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1.2M स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्या गया? दिन आ गया। आप खुद देखिए, इतने लोग काम करेंगे तो इतना दिन में काम खत्म होगा। अगर आप लोगों में इसको 1.2 से गुना कर देंगे, लोग जो हैं जितने आदमी काम कर रहे थे, M स्क्वायर लोग काम कर रहे हैं तो 108 दिन काम चल रहा है। अगर दिन को 1.2 से गुना कर देंगे, नंबर ऑफ पर्सन को 1.2 से गुना कर देंगे, आदमियों को बढ़ा देंगे 1.2 से, तो दिन कितना लगेगा? 1/2 गुना 1.2, और ये कितना आ जाएगा? 90। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि M स्क्वायर गुना 108 टोटल काम हो गया यहाँ से, और यहाँ पे टोटल आदमी कितने हैं? इतने हैं। तो टोटल काम को टोटल आदमियों से भाग करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? दिन निकल कर आ जाएगा, वही आ गया 90। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। करा इफ 64 पीपल वर्किंग फॉर प्रोजेक्ट ए देन हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। 64 लोग अगर प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा? प्रोजेक्ट ए की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट ए 64 लोग काम करेंगे। प्रोजेक्ट ए में एक बात कही गई है कि अगर 100 लोग काम करते हैं तो 88 दिन लगेगा, या फिर x + 8 लोग काम करेंगे तो 66 दिन लगेगा। तो आप यहीं पे कहिए कि इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, क्योंकि टोटल वर्क प्रोजेक्ट ए का केस 1 के अनुसार ये होना चाहिए और केस 2 के अनुसार ये होना चाहिए। दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक ही काम को रिप्रेजेंट करेगा जो प्रोजेक्ट ए है। तो दोनों को काटेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। देख लीजिए 8x बराबर 6x + 48, 6x इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2x बराबर 48 और x आ गया कितना निकल कर? 24। क्या गया? x निकल कर आ गया। मतलब इस हिसाब से आप कहेंगे कि काम कितना हो गया, तो कहेंगे 24 गुना 88 काम टोटल हो गया। लिख दूं डायरेक्ट, 24 गुना 88 काम हो गया। और इतने काम को कितने लोगों से करना है? 64 लोगों से कराना है। तो कितना दिन लगेगा? 8 से काट दीजिए और 8 से काट दीजिए और 8 से काट दीजिए, और कितना दिन आ गया? 33 दिन में ये काम कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ यदि 0.5 बाई लोग 10 दिनों के लिए परियोजना बी पर काम करते हैं और फिर 0.5 बाई अधिक लोग परियोजना में शामिल हो गए तो परियोजना बी को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? मतलब कह रहा है 0.5 बाई लोग काम करते हैं परियोजना जो बी है इस पे, मतलब प्रोजेक्ट बी की बात हो रही है।
बी पे 0.5 लोग काम करते हैं 10 दिन तक, उसके बाद 0.5 लोग और आ जाते हैं और इस तरीके से काम खत्म हो जाता है। तो आपको बताना है पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने में कितना समय लगा। तो आप पहले बताइए बाई की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर बाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये करना होगा, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। इसको गुना कीजिए, बाई स्क्वायर माइनस बाई आया, इसको गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है बाई स्क्वायर माइनस 36। यहाँ का बाई स्क्वायर यहाँ का बाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस बाई, यहाँ बचेगा माइनस 36, माइनस माइनस कट जाएगा, बाई बराबर 36 आ जाएगा। आप इसको पेपर पे करके देख लीजिएगा अगर आपको लगता है तो बाई की वैल्यू जैसे से ही 36 आ गई तो यहाँ मुझे पता चल गया 18 दिन हुआ है और यहाँ मुझे 18 लोग थे, यहाँ मुझे पता चल गया 36 लोग थे। अब देखिए अगर बाई की वैल्यू 18 होती है, समझिएगा अच्छे से, बाई की वैल्यू हमने कितना निकाला 36 निकाला था ना, बाई की वैल्यू 36 है तो टोटल काम कितना हो जाएगा 36 गुने बाई माइनस 1, मतलब कितना काम हो गया टोटल। तो कहेंगे 35 गुना 36, बाई माइनस 1 कितना हो जाएगा 35 और बाई कितना है 36। ये टोटल काम है। इस काम को करने के लिए देखिए 18 लोग लगे हैं तो 10 दिन काम हुआ है, 18 लोग लगे हैं तो 10 दिन, देखिएगा बड़े अच्छे से, 18 लोग लगे, इसको 2 से गुना कर दिया और ये 2 इसको दे दिया, 70 कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ 18 लोग लगे हैं तो कितना दिन काम हुआ है 10 दिन काम हुआ है, जबकि टोटल काम कितना दिन था 18 लोगों के लिए 70 दिन का, मतलब 18 लोगों के लिए 10 दिन का काम हुआ, 18 लोगों के लिए 70 दिन का टोटल काम था। तो कहेंगे 18 लोगों के लिए 60 दिन का काम बचा है, मात्र 18 लोगों के लिए 60 दिन का काम बचा है। लेकिन आप दिन कितने कर दे रहे हैं, लोग कितने कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, 18 की जगह 36 लोग लगा दे रहे हैं तो 30 की जगह आधा दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा और यहाँ पे मात्र 30 दिन लगेगा। कुल मिला के 10 और 30 और कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसको फिर से समझिएगा, टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एकदम बड़े अलग तरीके से लगा रहा हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिकल तरीका लग रहा है। यहाँ पे चाहते हैं तो आप इसको इससे गुना करके इसमें टोटल गुना करके माइनस करते, मैं देखा गुना भागा नहीं किया, मैंने देखा यहाँ 18, यहाँ मुझे देखा 18 तो मैंने कहा 18 लोगों का 10 दिन का काम हो चुका है, जबकि 18 लोगों के लिए 70 दिन का काम है। मतलब अभी भी इतना होने के बाद यहाँ पे 18 लोगों के लिए 60 दिन का काम बचा है। आप लोग डबल कर दे रहे हैं 36, तो मैं दिन कम आधा कर दे रहा हूँ 30, मतलब 30 दिन यहाँ लगेगा, 10 दिन यहाँ, टोटल 40 दिन लगा है। नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कंपनी है जो कुछ पंखों का निर्माण करती है। पंखों का जो निर्माण है उस डिटेल में दिया गया टेबल के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू, और यहाँ पे आपको बताया गया पंखों की जो संख्या वो 100 में बात कही गई है। मतलब टेबल में जो दिख रहा है आपको 18, 16, 24, 20 ये क्या है 100 में बात की गई है, 1800, 2400, 2000, 1600 ऐसा है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है आपके सामने कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, और उम्मीद है कि आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे डायरेक्टली, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है पूरे सवाल में। तो स्टार्टिंग में आपको पता चल गया किसी कंपनी द्वारा जो पंखे का प्रोडक्शन है उसके बारे में, उसकी संख्या को दर्शा रहा है ग्राफ। उसके आगे बता रहा है कि जो कोई भी शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार जब यहाँ पे आता है यहाँ से सामान खरीदने, पंखा खरीदने, तो उसके पास 2 ऑप्शन होता है वो टेस्टिंग का, कि पंखा को आप टेस्ट करके ले जाना चाहते हैं या फिर ऐसे ही ले जाना चाहते हैं। तो पंखा की जो टेस्टिंग है 2 मेथड में, ऑप्शन 1 कहता है कि अगर आप टेस्टिंग कराते हैं तो पर पंखा पे आपको 2 रुपया 50 पैसे का खर्चा आएगा, आपको अलग से देना होगा, और इस टेस्टिंग के अनुसार हम क्या करेंगे 70% पंखा आपका हम पकड़ लेंगे, जो खराब होगा उसका 70% हम पकड़ लेंगे। टेस्टिंग 2 कहता है कि अगर पंखा आप टेस्ट कराते हैं तो आपको 4 रुपये पर पीस कॉस्ट पड़ेगा, और इस मेथड में हम 90% पंखा खराब जो भी है उसका 90% पंखा हम पकड़ लेंगे। इसके बाद कहता है कि अगर आप रिपेयरिंग कराना चाहते हैं पंखे को तो आप कॉस्ट देना पड़ेगा 20 रुपये पर पंखा, चाहे अभी कराई चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड चीज़, अगर आप घर लेकर जाते हैं पंखा, आप कस्टमर को बेचते हैं और कस्टमर का पंखा पकड़ लेता है तो कस्टमर को आपको खर्चा देना पड़ेगा 60 रुपये पर पंखा पेनल्टी के रूप में। ये पूरी कहानी है, आपको समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी। आप इस सवाल को इत्मीनान से पढ़िएगा, उसके बाद ही इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। अब इस पे सवाल जो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि शॉपकीपर यूजेज ऑप्शन 1 टेस्टिंग इन मार्च मंथ एंड इनकर्स रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ 5600। कह रहा है एक शॉपकीपर है जो 5600 रुपये का खर्चा उठाता है टेस्टिंग के लिए मार्च महीने में, और ये मेथड कौन सा यूज करता है फर्स्ट। ऑप्शंस कौन सा यूज करता है फर्स्ट मेथड यूज कर रहा है, लेकिन रिपेयरिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है इसको, तो कहेंगे 5600 रुपया। अब देखिए रिपेयरिंग कॉस्ट फिक्स है 20 रुपया, चाहे कोई भी मेथड आप यूज कीजिए। तो 5600 रुपया को अगर 20 से हम भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना पंखा रिपेयर कराया गया था, और वो पंखा निकल कर आएगा 280।
अब बात करते हैं ऑप्शन 1 पे, क्योंकि वो ऑप्शन 1 मेथड जो है, ऑप्शन 1 है जो फर्स्ट मेथड है, उसके थ्रू वो टेस्ट करवाया था। ये टेस्टिंग बोलता है कि आपका 70% पंखा हम पकड़ लेंगे, जो खराब होगा उसमें से हम पता कर लेंगे 70% ये है। इसका मतलब यही 70% पंखा वो कौन है जो टेस्टिंग में पकड़ाया है और इसी को रिपेयर करवाया गया है। क्योंकि अभी क्या बात हो रही है, अभी बात हो रही है यहीं पे टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के बाद अब अभी घर ले जाने की बात नहीं हुई है कि आपको दोबारा पंखा पेनल्टी में पकड़ाए, पेनल्टी फी दिए, फिर पंखा रिपेयर कराने आए हैं। यहाँ पे बात है कि जब आपने टेस्टिंग के लिए पंखा डाला, आपको पंखा टेस्टिंग में पकड़ाया कितना 280, ये 280 कौन सा पकड़ाएगा 70%। आपने कहा भैया इसको रिपेयर कर दो, और जो रिपेयरिंग का कॉस्ट हम 20 रुपया दे रहे हैं, इसलिए उसको पड़ गया 5600 रुपया। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस इन मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड। तो डिफेक्टिव फैन मार्च में कितना हो गया, तो कहेंगे सर 70% 280, तो 7 से काटेंगे तो एक 10% 40, तो 100% 400 पंखा डिफेक्टिव निकल गया मार्च में। जबकि मार्च में टोटल कितना पंखा था, तो कहेंगे सर 2400 पंखा, तो 2400 पंखा बनाया गया था। तो परसेंटेज में आपसे यही पूछ रहा है कितना परसेंट हुआ, तो ये काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 6, 50/3, 16 48, 2/3%। क्लियर है कि नहीं है। सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं। सेकेंड नंबर कह रहा कि फॉर फेब्रुवरी मंथ फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा टोटल टेस्टिंग। टोटल की बात कर रहा है, टेस्टिंग है और क्या है, रिपेयरिंग है, और बात कर रहा है पेनल्टी की। कह रहा है कि फरवरी मंथ में जो डिफरेंस है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के थ्रू, ये टेस्टिंग, रिपेयरिंग और पेनल्टी का, उसका बताना है। एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ 150 यूनिट्स वेर डिफेक्टिव इन दैट मंथ। फरवरी महीने की बात हो रही है और डिफेक्टिव यूनिट 150 की बात कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं। तो आप बताइए टेस्टिंग में कितना खर्चा आएगा फरवरी में, अगर ऑप्शन 1 की हम चूज कर रहे हैं, ऑप्शन 1 को ले रहे हैं, तो फरवरी में कितना टोटल है। तो कहेंगे सर फरवरी में, अच्छा डिफेक्टिव में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिफेक्टिव कितना 150 है ना। हाँ, डिफेक्टिव कितना आपका है 150 है। अब आप बताइए कि फरवरी महीने में आपको 1600 पंखा का टेस्टिंग किया गया है, 1600 पंखा का टेस्टिंग किया गया है। हर एक टेस्ट पे आपको 2.5 रुपये का कॉस्ट आया, मतलब टेस्टिंग कॉस्ट आपका फर्स्ट मेथड से इतना हो गया टेस्टिंग का। रिपेयरिंग कॉस्ट तो कहेंगे सर जितना 1600 पंखा था, जितना 1600 पंखा था इसका 70%, अच्छा 1600 का 70 नहीं, टोटल जो पंखा डिफेक्टिव था कितना 150 था ना, तो 150 का 70% ही पकड़ पाएगा ना फर्स्ट मेथड से, और इसी पे आपको रिपेयर कराना होगा। जो पंखा पकड़ा है इसी पे रिपेयर कराना होगा 20 रुपये के हिसाब से, और आपने रिपेयर करा दिया और आप बात खत्म कर लिए। सेकेंड बात करते हैं पेनल्टी की। तो पेनल्टी कहाँ लगेगी, तो कहेंगे भैया जितना पंखा खराब था उसका 30% तो दुकानदार लेकर चला गया बेचने, और यही दुकानदार जब बेचा कस्टमर को तो पकड़ा गया, और इसी पे पेनल्टी 60 रुपये लग गई। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। बहुत गौर से सवाल का सॉल्यूशन समझिएगा। ये आपका ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार इतना खर्चा आया है। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं छोटा करूंगा कैलकुलेशन आपके, लेकिन जहां जगह रहेगा वहां, ताकि आप सॉल्यूशन को समझ सकें, क्वेश्चन को समझ सकें, सब कुछ समझ सकें क्लियरली। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं फरवरी महीने में, लेकिन हम ऑप्शन 2 की बात करेंगे। ऑप्शन 2 में आप देखेंगे तो आपका टेस्टिंग कॉस्ट 4 रुपया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 2.5 रुपया था, यहाँ पे 4 रुपया। मैंने ऑप्शन 1 माइनस ऑप्शन 2 कर दिया। फरवरी महीने की बात करें, 1600 पंखे खर्चा, इसको कितना पड़ जाएगा टेस्टिंग का, तो 1600 गुने 4। तो जब माइनस करेंगे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो 1600 गुने 2.5 माइनस 1600 गुने 4, तो मैंने 1600 को ऐसे ही रहने दिया, इस दोनों का माइनस कर दिया। आप इसको कह सकते हैं 1600 मैंने कॉमन लिया है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड कर रहा हूं मैं, अगर नेगेटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे 5 और 3 का अंतर निकालना होगा, तब क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, जवाब मिलेगा 2, और या फिर क्या करेंगे 3 में से 5 माइनस करेंगे और जवाब मिलेगा -2, तो माइनस को इग्नोर कर देंगे। अब रिपेयरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए 150 पंखे तो खराब हैं फरवरी में, 20 रुपये रिपेयरिंग कॉस्ट भी है, लेकिन बात कहाँ हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ऑप्शन 2 यूज करेंगे तो 70% हमारा क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन 2 कह रहा है 90% पंखा हम पकड़ लेंगे, तो 150 गुने 90% गुने 20 रुपया लग जाएगा। जबकि ऑप्शन 1 कह रहा था 150 गुने 70% गुने 20। तो यहाँ पे जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये सारा कुछ कॉमन है, सिर्फ ये माइनस होगा। अब पेनल्टी की बात करें तो आप खुद बताइए, ऑप्शन 2 में 90% पकड़ा जाएगा तो कितना परसेंट आपका उसके साथ चला जाएगा दुकानदार के साथ, तो कहेंगे 10%। बाकी पेनल्टी तो 60 ही रहना है, बाकी सब तो सेम रहना है। अब इसी को निकालिए, तो आप देखिए 1600 को 1.5 से गुना कीजिए। मुझे बताइए जरा,
2.5 माइनस 4 1.5, 1600 गुने 1.5 कितना होता है 2400। ये नेगेटिव में आ गया, 24 होता है ना, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट की। तो रिपेयरिंग कॉस्ट देखें यहाँ पे माइनस में ये भी आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया 20% को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को 150 से गुना करेंगे तो आएगा 600। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितना है 20% और गुना 60, तो 60 का 20%। जैसे ही इस तरह की चीज़ें दिखे तो आपको बार बार बताता हूँ मैं, जीरो को दिमाग से हटा दीजिए, यहाँ 20 में जीरो, यहाँ 60 में जीरो, दोनों जीरो को हटाइए, परसेंटेज भूल जाइए। तो 6 दूना 12 और 12 को 150 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ पे ये प्लस में है, मतलब आपको टोटल निकल कर आया 3000 में से 1800 माइनस कर देना तो डिफरेंस कितना आ गया 1200, और ये 1200 रुपये का अंतर आ जाएगा। मतलब अगर कोई दुकानदार फरवरी महीने में ऑप्शन 1 को चूज करता है और ऑप्शन 2 को चूज करता है तो उसको 1200 रुपये का अंतर आएगा। आप ये भी बता सकते हैं कौन सा मेथड सही है फरवरी महीने के लिए, तो कहेंगे सर ऑप्शन 1 में आपको जो टोटल खर्चा का अंतर आ रहा है, ऑप्शन 1 माइनस ऑप्शन 2 कर रहे हैं तो नेगेटिव में आ जा रहा है। ऑप्शन 1 देखिए -3000, ये 1800, तो ऑप्शन 1 माइनस ऑप्शन 2 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑप्शन 2 ज़्यादा खर्चीला पड़ रहा है। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर पे पढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, करा फाइंड रेशियो ऑफ ऑल डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ जनवरी टू अप्रैल। जनवरी और अप्रैल का डिफेक्टिव रेशियो क्यों निकालना है, जनवरी का और अप्रैल का डिफेक्टिव रेशियो डिफेक्टिव क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, जो भी डिफेक्टिव फाइंस है उसका अनुपात बताना है। करें इफ इन जनवरी ही यूजेज ऑप्शन 1, जनवरी में ऑप्शन 1 यूज किया गया जबकि अप्रैल में ऑप्शन 2 यूज किया गया, ऐसा सवाल कर रहा है। रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ अप्रैल इज दिस मोर देन, रिपेयरिंग कॉस्ट अप्रैल का है, जो रिपेयरिंग कॉस्ट अप्रैल का है ये कह रहा है 5300 ज़्यादा है जनवरी से, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ जनवरी से कितना है 5300 ज़्यादा है। और एक बात कही है कि वेयर एज पेनल्टी ऑफ जनवरी इज दिस 900 मोर, जनवरी का जो पेनल्टी है, पेनल्टी जो जनवरी का है ये पेनल्टी जो अप्रैल का है इससे 900 ज़्यादा है। यही बात कही गई है और आपको बताना है कि अप्रैल और जनवरी और अप्रैल का जो डिफेक्टिव पंखे हैं उसका अनुपात क्या है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जनवरी में x पंखे डिफेक्टिव थे और अप्रैल में 22 थे, हमें निकालना क्या है, याद रखना हमें निकालना है x/22 और इसी का बताना अनुपात क्या आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। अब एक बात बताइए, ये जो भी है ये क्या रिपेयरिंग कॉस्ट का अंतर है, रिपेयरिंग कॉस्ट आपका कितना है फिक्स है, तो कहेंगे इससे रिपेयरिंग कॉस्ट तो मेरा 20 रुपये है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिपेयरिंग कॉस्ट अगर 20 रुपये तो इसको 20 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26, 265 आ गया क्या। इसका मतलब कहेंगे कि रिपेयरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट होता है जो भी यहाँ पे डिफेक्टिव पकड़े गए हैं उसका अंतर। तो ऑप्शन जनवरी में ऑप्शन 1 यूज किया गया, जनवरी में जितना डिफेक्टिव था उसका 70% पकड़ा गया, मतलब 70% ऑफ एक्स माइनस, यही डिफेक्टिव है जनवरी का, माइनस ए अप्रैल का पहले है ना, तो अप्रैल का 90% हो जाएगा ना, 90% ऑफ बाई माइनस जनवरी का ये है 70% ऑफ एक्स, और यही आपका निकल कर आया 265। यहां कह रहा है कि जो पेनल्टी है जनवरी माइनस पेनल्टी अप्रैल का, ये बोल रहा है 900 है, पेनल्टी चार्ज आपका फिक्स है 60 रुपया, तो पेनल्टी चार्ज से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलकर जो आएगा वो 15, ये क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे सर पेनल्टी तो हमको उस पर मिलेगा जो सामान दुकानदार फॉल्टी पंखा घर पे लेकर गया है, तो कहेंगे जनवरी में कितना फॉल्टी पंखा लेकर जाएगा, तो कहेंगे 30%, कितना जितना खराब होगा उसका, और अप्रैल में तो 10% कितना जितना खराब होगा, और यही है 15 हमारा। तो आपका एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है, दोनों को सोल्व कर लीजिए और काम चला लीजिए। दोनों को सोल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आप इसको गुना करना चाहते हैं तो गुना कर लीजिए, जैसे करना चाहते हैं सोल्व करने का तरीका मैं एक सिंपल तरीका दे रहा हूँ आपको। यहाँ से अगर देखिए मैं परसेंटेज का 1 0 सारे जगह बढ़ाता हूँ तो हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा इसके साथ लेकर, तो 3x माइनस y बराबर 150 हो गया। सबको गुना किया, यहाँ भी 1 1 0 बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 बाई
-7x, क्योंकि 2 जीरो मिलकर परसेंटेज गैप करेगा और यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा 2650। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ 9 है बाई है, यहाँ -बाई है, तो इसको 9 से गुना कीजिए इस इक्वेशन को, तो -9y + 27x और कितना आ गया 9 से गुना करेंगे तो 101350 जोड़ लेंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 20x बराबर हो गया, जोड़ लीजिए 4000 आ गया और यहाँ से x आपको मिल गया 200। x 200 जैसे ही मिल गया तो आप x को यहाँ डाल दीजिए, तो 2 तिया 600, 600 में से 150 घटा दीजिए, बाई निकल कर आ गया 450 और x बटा बाई आपका निकल कर आ गया 200 बटा 450 और जब 5 से काटेंगे तो 5 और 20 अपनवा 45, 4/9 या 4:9 आ गया। क्लियर है? थोड़ा सा दो क्वेश्चन जो था सेकेंड और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे क्योंकि आपको देखना भी होगा, नोट भी करना होगा। नहीं थर्ड नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इन May shopkeeper uses options 2 for the testing the whole units of the fan produced and he has to pay penalty of ₹1620 to the customer. Then find the total units of fan manufactured in that month if total defective units are 25 5/7%। कह रहा जो डिफेक्टिव फैंस है, टोटल डिफेक्टिव फैन है जितना मैन्युफैक्चर हुआ है उसका इतना % है। इसको जरा बटा में हमें बताइए तो कहेंगे 175 18 और बटे 70 मतलब 9/35। इसका मतलब कहेंगे इतना मैन्युफैक्चर किया गया, ध्यान से समझिएगा, इतना मैन्युफैक्चर किया गया तो इतना डिफेक्टिव है। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना मैन्युफैक्चर टोटल किया गया है तो 9 टोटल डिफेक्टिव है। और यहाँ पे एक जगह बोला गया है आपको कि जो शॉपकीपर है वो ऑप्शन 2 टेस्टिंग के लिए यूज करता है और इसके बाद भी वो पेनल्टी भरता है 1620 रुपये का। पेनल्टी कितने का भरता है? 1620 रुपये का। और आपसे पूछ क्या रहा है टोटल कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, तो पेनल्टी किसका भरा होगा? तो कहेंगे सर जितना डिफेक्टिव था, ऑप्शन 2 चूज किया है तो जितना डिफेक्टिव है उसका 90% तो पास हो गया होगा, तो 10% पकड़ाया होगा जो कस्टमर पकड़ा होगा जिसपे पेनल्टी दिया होगा। मतलब 9 का 10% आप बताइएगा तो कहेगा 0.9 इतना पकड़ाया है। इतना पंखा क्या हो गया है तो कहेंगे कस्टमर पकड़ा लिया है और इस पे पेनल्टी देना पड़ गया इसको 60 रुपये के हिसाब से और ये पेनल्टी पड़ गया 54 रुपये का। यही 54 रुपये पेनल्टी जो है सवाल कर रहा है कितना है? 1620 है। तो आप देखिए कितने से कट रहा है, 30 बार में कट रहा है ना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई तो 35 यूनिट की वैल्यू आप बता दीजिए। 35 गुना 3 1050। यही आपसे पूछ रहा था कि जो नेक्स्ट महीना मई की बात है, मई में कितना आपका पंखा मैन्युफैक्चर किया गया था, तो 1050 पंखा मैन्युफैक्चर किया गया था। क्वेश्चन को देखिएगा फिर से, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इस क्लास में हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। डेटा कुछ एकदम गजब तरह का दिख रहा होगा आपको, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल डेटा है। कह रहा है रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस चार्ट इज shows the various steps of the loan disbursement, that is the population of the city to the number of people to the loan was या loan disbursed। कहने का मतलब कर रहा है एक शहर की जितनी जनसंख्या उसमें से जिसको लोन मिला है, कितने को लोन मिला है, उसी का डेटा इस टेबल के थ्रू लिखा गया है। थोड़ा सा एक बार मेरे साथ पढ़िए क्या इसका मतलब हुआ। कहने ये कह रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है उस शहर का 22 है, उसमें से जितने लोग लोन के लिए अप्रोच किए, लोन के लिए आगे बढ़े कि हमको भी लोन चाहिए, हमको भी लोन चाहिए, हमको भी लोन चाहिए, वो एक्स थे। जो लोन के लिए आए, कहने का मतलब एक वो पूछा गया भैया कितने लोन चाहिए, तो हाँ हाँ हाँ, तो हाँ मिलाने वाले एक्स हैं। लेकिन जो लोन के लिए एक्चुअली आए आवेदन देने या जो भी आए वो 9600 हैं। जबकि जब आवेदन चेक किया गया तो पता चला उसमें से मात्र 30%, ये 30% जो बात कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज गिवन आउट ऑफ द पीपल हु अप्रोचेज फॉर द लोन। मतलब जो लोन के लिए अप्रोच किए हैं उसी का परसेंटेज दिया, एक्स का ही 30% है, एक्स का ही 20%, एक्स का ही 8%। ओके, अब बात करते हैं जो एलिजिबल थे लोन के लिए वो 30% थे, किसमें से? जितना ने हाँ में हाँ मिलाया था।
और जिन जो लोन के लिए फिर अप्लाई किए, ये एलिजिबिलिटी पेपर चेक हो गया, अब हुआ कि जाके आप अप्लाई कर दीजिए वहाँ पे। तो जो अप्लाई किए वो 20% थे किसका, एक्स का, और जिनको लोन मिला वो Z% थे किसका, एक्स का। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा है, छोटा सा सवाल है, देखिए। कह रहा है यदि ऋण के लिए आवेदन करने वाले लोगों में से जिन्हें ऋण वितरित नहीं किया जाता है वो 400 हैं। ऋण के लिए आवेदन जितने लोग किए हैं, ऋण के लिए आवेदन जितने लोग के लिए हैं उसमें से जिसको लोन नहीं मिलता है वो 400 हैं। और जो लोग ऋण के लिए आवेदन किए हैं पर ऋण के लिए पात्र नहीं है वो 3600 है। ऋण के लिए आवेदन करने वाले लोग हैं कितने भाई? तो बात करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते क्योंकि यहाँ इंग्लिश लिखा होता है कि आपको भी पकड़ में आया, मुझे भी पकड़ में आया। कर इफ नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर द लोन बट टू होम लोन आर नॉट डिसबर्स्ड, जो अप्लाई किए हैं, यहाँ पे यहाँ अप्लाई किया हुआ है, जो अप्लाई किए उसमें से जिनको लोन नहीं मिला है वो 400 है। मतलब जितना अप्लाई किए उसमें से 400 को घटा देंगे तो हमें क्या करा जाएगा, तो जिनको लोन मिला है, जिनको लोन मिला, टिक मार दिया, इनको लोन मिला हुआ है। फिर बोल रहा एंड द पीपुल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन एमंग दोज हु केम फॉर द लोन, जो लोन के लिए आए इसमें से जो एलिजिबल नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है वो कितने हैं, 3600। जो एलिजिबल नहीं है लोन के लिए वो कितने हैं, 3600 हैं। वही बोल रहा है जितने लोग आए हैं लोन के लिए उसमें से जो लोग एलिजिबल नहीं है, करा द पीपल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन एमंग दोज हु केम फॉर द लोन इज 3600। आपसे पूछ रहा फाइंड द पीपल टू होम लोन आर डिसबर्स्ड, मतलब जिसको लोन मिला, मतलब यही निकालना है। एक बार सवाल ये तो पढ़कर समझे है ना, अब एक बार सवाल लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है जितने लोग लोन के लिए आए थे उसमें से 3600 को लोन मिला ही नहीं, 3600 को लोन मिला ही नहीं। और जितने लोग लोन अप्लाई किए थे उसमें से 400 को लोन मिला ही नहीं। तो आप बताइए लोन मिला कितने लोगों को? ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि अगर 9600 में से एलिजिबल नहीं है 3600, ये लोन मिला नहीं, एलिजिबिलिटी वाला है, मतलब इतने लोग सक्षम थे, या फिर चेक करने के बाद पता चला हाँ भाई आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये लोन इतने लोगों को पास नहीं किया गया लोन के लिए, 3600 को नहीं, 9600 लोन के लिए जो आए थे उसमें से 3600 रिजेक्ट कर दिए गए, एलिजिबल नहीं थे। इसका मतलब 6000 लोग एलिजिबल थे। इसका मतलब कितने लोग एलिजिबल थे, 6000 लोग। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 6000 लोग एलिजिबल थे। आप बताइए एलिजिबल लोग तो 36% है, 30% लोगों में से 6 का वैल्यू 6000 बोल रहा है, तो आप बताइए 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 200, और 100% मतलब 1 से निकल कर आ गया 2000, 2000 नहीं 200 और होगा ना। 20,000 लोग थे जो अप्रोच किए थे। हम 20,000 क्यों निकाले, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना है और ये कनेक्टेड है इस एक्स से। अब एक्स आपको पता चल गया तो आपको पता चल गया कितने लोग अप्लाई किए, तो 20,000 का 20% मतलब 4,000 लोग अप्लाई किए हैं, और 4,000 में से 400 को लोन नहीं मिला है, मतलब 3600 को लोन मिला है। 3600 को क्या मिला है, लोन मिला है। क्लियर हो गया ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। आपको आज का सवाल देखकर लगा होगा कि हाँ कुछ सवाल का लेवल होता है, मेंस का सवाल है सारा, SBI का। इफ द पीपुल हु केम फॉर द लोन इज 60% ऑफ द टोटल पीपुल अप्रोचेज फॉर द लोन, टोटल पीपुल अप्रोचेज फॉर द लोन इज एक्स है ना, इसका 60% बोल रहा है जो लोन के लिए आए हैं। आगे कह रहा है क्या कि जो पीपुल अप्रोचेज फॉर द लोन विच इज 40%, जो पीपुल लोन के लिए अप्रोच किए हैं विच इज 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। यहाँ ये एक्स नहीं है, यहाँ गुना है, ये गुना है। आगे बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ एक्स बाई जेड इज 20,000, एक्स बाई जेड का जो औसत है वो 20,000 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देन पीपुल हु आर एलिजिबल फॉर द लोन और व्हाट परसेंट ऑफ जेड, जेड का कितना परसेंट है जो एलिजिबल, एलिजिबल कितना है, एलिजिबल 30% है। किसका, एक्स का 30%, इसी को बोलते हैं एलिजिबल ना। सवाल यही है आपके सामने, बस इतना सा सवाल है। देखिए आप यहां पे कैसे सवाल को सोल्व करेंगे, तो सवाल को सोल्व करने के लिए आपको पता करना होगा जेड का पूछ रहा है ना, ये जेड है ना, ये देख लेते हैं एक बार हम।
पीपुल हु आर एलिजिबल फॉर द लोन और व्हाट परसेंट ऑफ जेड, जो एलिजिबल हैं वो जेड का कितना परसेंट है और ये लोन जिनको मिला है वो है। आपको इसी की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से आप x निकाल सकते हैं 40% ऑफ y, यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 16, 1% का वैल्यू 160 और 2 जीरो लगा देंगे तो पूरा x निकल कर आ गया। मतलब x आपको 16,000 हो गया है, मैं 16K लिख रहा हूँ। y तो यहाँ देखिए अगर इसको हम 2/5 लिख रहे हैं तो यहाँ 2/5 हो गया। मतलब y को इधर कर देंगे तो कहेंगे x जब 2 था तो y 5 था, x जब 1 होगा तो y x 2 था तो y 5। तो अब यहाँ से y कितना हो जाएगा? तो अब देखिए x 2 यूनिट है तो y 5 यूनिट है। 2 यूनिट नहीं है x है, x कितना है? 16,000 है। तो x 2 यूनिट की वैल्यू 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40,000। तो क्या हो गया y 40। अब आपको जेड पता करना है जबकि तीनों का एवरेज 20,000 है 20 के। तो देखिए ये तो पूरा 20 के 2 का वैल्यू मेंटेन किए हुए है। ये 20 अगर बन जाएगा तो काम हो जाएगा और इसको 20 बनने के लिए इसको सिर्फ 4K होना चाहिए। अब देखिए सब मिला के 60,000 हो गया। तो आपको पता चल गया x कितना है, तो x 16K गुना 30%, जेड कितना 4K और परसेंट का नीचे गुना 100 रख लिया और ये गुना भी 100 कर दिया। ये परसेंट में बदलने के लिए पूछा था कितना परसेंट है, तो परसेंट में बदलने के लिए किया हूँ। यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल और 4 × 12 और ये कितना निकल कर आ गया 120%। आपका देखिए कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा जो 120% की तरफ इशारा कर रहा होगा। ये आपका जो क्वेश्चन था आपने देखा कि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, डायग्राम तो एकदम छोटा छोटा था, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो दिए थे बड़ा सिंपल सिंपल था, लेकिन 3 क्वेश्चन तीनों 3 लेवल के थे और तीनों हाईएस्ट लेवल के थे। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ा, सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेटिव और थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेशन आपस में एक दूसरे से मिलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम आज DI के क्लास को क्लोज कर रहे हैं और DI का ये लास्ट क्लास और यहाँ पे मेरी तरफ से DI कंप्लीट होता है। आपके जो भी डॉट्स अभी तक आए हैं DI से रिलेटेड वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और जो डॉट्स आप नेक्स्ट भेजने वाले हैं उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा DI का क्लास, ओवरऑल एक फीडबैक आप हमें दीजिए कमेंट करके और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का, जो भी टॉपिक होगा आपके सामने होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।